आज हम बात करने वाले हैं पॉलीमर की। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमें करना है। यहाँ बात करें तो कोपॉलीमराइजेशन हैज बीन यूज्ड बाय नेचर इन पॉलीपेप्टाइड्स व्हिच कंटेन एज मैनी एज 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड। केमिस्ट आर स्टिल फार बिहाइंड। देखिए यहाँ पे एक लाइन एनसीईआरटी की जो पहले आप बायो वगैरह में पाए होंगे कि 20 अलग अलग टाइप की नेचुरल अमीनो एसिड्स मिलके मतलब हमारी प्रोटीन बनाती हैं। अब देखते हैं, डू यू थिंक दैट डेली लाइफ वुड हैव बीन ईजियर एंड के कलरफुल विदाउट द डिस्कवरी ऑफ वेरिड एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर। क्या मतलब बिना पॉलीमर्स के हमारी लाइफ इतनी कलरफुल, इतनी मतलब इतनी अट्रैक्टिव होती। फिर बात कर रहा है कि पॉलीमर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द पॉलीमर के इस्तेमाल करते हैं हम लोग बकेट बनाने में, कप्स बनाने में, सॉसर बनाने में, चिल्ड्रेन टॉय, प्लास्टिक बैग, सिंथेटिक बैग, क्लॉथ मटेरियल, ऑटोमोबाइल टायर, गियर सील्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल एंड मशीन पार्ट हैज कम्प्लीटली रेवलाइज्ड। मतलब बात कर रहा है यहाँ पर, यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो किस तरह हम पॉलीमर हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है। मतलब जितनी भी चीज़ें हम यूज करते हैं एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि सारे सारे पॉलीमर ही होते हैं। हम पेंट की बात करें, द वर्ड पॉलीमर इज कॉइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट, यानी कई सारी यूनिट मिलकर बनाते हैं एक लार्ज हाई मॉलिकुलर मास कंपाउंड। हाई मॉलिकुलर मास मतलब इनका मास होता है अप्रॉक्स 10⁻³ to 10⁻7 यूनिट तक, और इन्हीं को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। और इन्हीं मतलब विच आर फाउंड बाय द जॉइनिंग रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑन द लार्ज स्केल। मतलब छोटे छोटे मोनोमर मिलके कई सारे मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं। रिपीटिंग यूनिट स्ट्रक्चर यूनिट डिराइव फ्रॉम द सम सिंपल रिपीटिव मॉलिक्यूल नोन मोनोमर। वही बात कर रहा है कि कई सारी मोनोमर जो हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड के तहत एक दूसरे से जुड़ते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ के ये लोग बनाते हैं आपस में पॉलीमर हैं, और इनके जुड़ने के तरीकों को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब एक लाइन एनसीईआरटी अभी आगे कहती है, अभी नहीं कही है, कि पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है एक एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है, कोई फिक्स्ड मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है, एक रेंज में होता है। अब बात करें हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की पॉलीमर की, तो कई देयर आर सेवरल वे ऑफ क्लासिफिकेशन पॉलीमर बेस्ड ऑन द सम स्पेशल कंसिडरेशन। वन ऑफ द कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर इज बेस्ड ऑन द सोर्स। यानी जब सोर्स के बिना पे जब हम पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं तो ये हम करते हैं कि एक हमारा क्या हो गया नेचुरल पॉलीमर, दूसरा क्या होगा सेमी सिंथेटिक, और तीसरा क्या होगा सिंथेटिक। मतलब सोर्स के बिना पे हम लोग पॉलीमर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है नेचुरल, मतलब जो हमारे नेचुरली ड्राइव हुआ हो, इसमें हमें रटने की कोई लाइन नहीं रहेगी क्योंकि हम सबको मालूम है प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, सम रेजिन एंड रबर। अब जो हमारी आगे पॉइंट आने हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में क्या कह रहा है, सेलुलोज के डेरिवेटिव्स। क्या नाम दे रहा है, सेलुलोज एसीटेट, इसे हम क्या कहते हैं रेयन। अगला क्या है, सेलुलोज नाइट्रेट। अब देखिए यहाँ पे ये हमें रटना पड़ेगा, ये हमें हमें रट के याद रखना पड़ेगा कि सेलुलोज एसीटेट क्या है, रेयन। मतलब एसीटेट रेयन, मतलब रेयन एसीटेट। तो इसको हमें इस तरह याद रखना रहेगा कि हम किसी का नाम मान लीजिए रेयन है तो सब एसीटेट में कहें, एसीटेट के हैं, रेयन एसीटेट। समझ रहे हो क्या मतलब, रेयन एसीटेट। इस टाइप से करके हमें ये याद हो जाएगा हमेशा भी परमानेंट। और हमें मालूम है जो हमारे जो सबसे नॉर्मल जो मतलब डे टू डे लाइफ में नेचुरली यूज होते हैं सेलुलोज, रबड़, वो तो हमारे नेचुरल थे। बस सेमी सिंथेटिक में हमें 2 एग्जांपल याद रखना था, सेलुलोज एसीटेट जिसका दूसरा नाम रेयन है, और दूसरा क्या है सेलुलोज नाइट्रेट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सेलुलोज एसीटेट का नाम जो कॉमन नेम रेयन है, इसको मैं रेयान करके यूज कर सकते हैं, किसी का नाम रेयन हो या रेहान हो, रेहान एसीटेट, रेहान एसी करके, इस किस्म से हमें ये याद रहेगा। अगला है सिंथेटिक। सिंथेटिक में कुछ भी में रटने की नहीं है क्योंकि हमारे सारे सारे अभी हम पढ़ने वाले हैं कि नायलॉन 6 हो गया, बूना एस हो गया, जो हम पूरी तरह खुद से बनाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम मोनोमर और द डिफरेंट मोनोमर एड टुगेदर। यानी एक ही टाइप के मोनोमर या अलग अलग टाइप के मोनोमर एक साथ मिलके मोनोमर आर यूज्ड आर अनसेचुरेटेड कंपाउंड, द मोनोमर यूज्ड आर अनसेचुरेटेड कंपाउंड। यानी जो मोनोमर यूज होते हैं वो क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं। तो जहाँ पे उनका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वहीं पे हमारी मतलब वहीं उसी बॉन्ड से रिएक्शन होती है और फाइनली हमें पॉलीमर मिल जाता है। दिस मोड ऑफ रिपीटिशन लीड टू द इंक्रीज इन द चेन लेंथ एंड चेन ग्रोथ कैन टेक प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द आइदर फ्री रेडिकल और द आयोनिक स्पीसीज। कह रहा है यहाँ पे कि रिएक्शन जो है ये दो दो मतलब 2 तरीके से आगे बढ़ सकती है, या तो फ्री रेडिकल या तो आयोनिक स्पीसीज।
हम पहले बात करने वाले हैं आपके साथ फ्री रेडिकल की। अब फ्री रेडिकल में क्या करें कि फ्री रेडिकल, देखिए यहाँ पे हम फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म डिफाइन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल का जो मैकेनिज्म है ये हम डिफाइन करेंगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में ही। बस यहाँ पे पॉलीमर के हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमें याद रखना है कि यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है। तो कैटलिस्ट यहाँ पे बेंजोइल परऑक्साइड या एस्टिल परऑक्साइड या टर्सरी ब्यूटाइल परऑक्साइड, यानी यहाँ पे कैटलिस्ट हमारा क्या रहेगा, बेंजोइल परऑक्साइड, एस्टिल परऑक्साइड या टर्सरी ब्यूटाइल परऑक्साइड। तो यानी हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की कैटलिस्ट हमें रखने हैं जो हमारे बेंजोइल परऑक्साइड हैं, एस्टिल परऑक्साइड है, टर्सरी ब्यूटाइल परऑक्साइड है। आगे क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू पॉलीथीन कंसिस्ट ऑफ हीटिंग और एक्सपोजिंग टू द लाइट मिक्सचर ऑफ इथीन। वही कह रहा है इथीन को मतलब हम बेंजोइल पर ऑक्साइड, यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि जब इथीन को हम हीट अप करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या ऐड करेंगे उसमें, बेंजिल पर ऑक्साइड, यानी यहाँ पे बेंजिल पर ऑक्साइड क्या है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, हमारी रिएक्शन को इनिशिएट करा रहा है। द प्रोसेस स्टार्ट विद द एडिशन ऑफ द फिनिल फ्री रेडिकल बाय द पर ऑक्साइड टू द इथेन डबल बॉन्ड, यानी इथेन डबल बॉन्ड पे आके ये फिनिल फ्री रेडिकल जो ये हमारे इथीन के डबल बॉन्ड पर आके ऐड होगा। उसके बाद इसे हम कहते हैं चैन इनिशिएटिंग स्टेप। उसके बाद फिर आएगा प्रोपोगेटिव और लास्ट में क्या आएगा, टर्मिनेशन स्टेप। यानी देखिए हमें कुल मिला के इतना देखना है कि फ्री रेडिकल में हमारे 3 स्टेप होता है। पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपोगेशन और तीसरा होगा हमारा टर्मिनेशन। हमें इतना याद रखना है इसमें कि कैटलिस्ट हमारी होंगे बेंजिल परऑक्साइड, एस्टिल परऑक्साइड, टर्सरी ब्यूटाइल परऑक्साइड। और एक हमें और रखना है कि हम इथीन मतलब पॉलीथीन बनाएंगे तो जो हमारा इनिशिएटर होता है ये हमारा था बेंजिल परऑक्साइड, और जो हमारा इथीन डबल बॉन्ड होता है मतलब इथीन का डबल बॉन्ड होता है उस पर आके हमारा फिनिल फ्री रेडिकल है वो आके ऐड होगा। और इस प्रकार से 3 स्टेप में हमारी रिएक्शन चलती हैं। कौन कौन सी, पहली क्या होती है चैन इनिशिएटिंग, दूसरा प्रोपोगेशन, तीसरा का टर्मिनेशन। बाकी इस इन इन स्टेप्स के बारे में हमें यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे अभी यहाँ पे काम के नहीं है। हम यहाँ पे इनको डिटेल में पढ़ा जाएगा मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म में। अब हम बात करते हैं भाई, देखिए कि चैन पहला क्या था, चैन वो इनिशिएशन था उसमें हमारे फ्री रेडिकल बना था। अब चैन प्रोपोगेशन दूसरा स्टेप था, इसमें दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाते हैं। और चैन टर्मिनेशन क्या, फिर वो रिएक्शन सॉरी पर 2 अलग अलग फ्री रेडिकल बनते हैं प्रोपोगेशन में, और फाइनली टर्मिनेशन में वो दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर रिएक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं। अब अगर सेम टाइप के मोनोमर मिल के बना रहे हैं तो उसे हम होमोपॉलीमर कहते हैं, और 2 अलग अलग टाइप के अगर मोनोमर मिल के बनाते हैं तो उन्हें हम कोपॉलीमर कहते हैं। अब कोपॉलीमर का अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देखें हम लोग तो ब्यूटाडाइइन प्लस स्टायरीन मिल के बनाते हैं ब्यूना एस, यानी ब्यूटाडाइइन स्टायरीन कोपॉलीमर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यह है क्या, एक ब्यूटेन है लेकिन 2 इन लगा हुआ 1 पे और 3 पे, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाडाइइन। अगला क्या है, स्टायरीन। देखिए स्टायरीन को आप ख्याल से देखेंगे तो एक बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारा लगा हुआ है। तो देखिए ब्यूटाडाइइन उसी को हम स्टायरीन कहते हैं मतलब, तो ये 1,3 ब्यूटाडाइइन जो है और स्टायरीन साथ में मिलकर क्या बना रहे हैं, ब्यूना एस। ब्यूना एस का पूरा नाम क्या है, ब्यूटाडाइइन स्टायरीन पॉलीमर। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ये हमें याद हो गया कि ब्यूटाडाइइन स्टायरीन और मतलब ये हमारा ब्यूना एस जो एक कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। अभी इनको याद करने के हम बहुत अच्छी आपको तरीका बता देंगे, मतलब ट्रिक्स बता देंगे, उसको आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला हमारा क्या, पॉलीथीन। पॉलीथीन के लिए क्या लाइन है कि लीनियरली और स्लाइटली ब्रांच्ड, यानी जो हमारी पॉलीथीन होती है ये लीनियरली या स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चैन पॉलीमर होता है, और वही हमारी ये पॉलीथीन। पॉलीथीन देखिए दो 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 टाइप की यहाँ पे हैं। पहला क्या, लो डेंसिटी, दूसरी क्या, हाई डेंसिटी। देखिए इसको जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह ख्याल रखेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पहला क्या, लो डेंसिटी। लो डेंसिटी नाम है लो, सब कुछ हाई। आप ऐसे सोच लो कि नाम क्या है लो, लेकिन हम सब कुछ क्या रखेंगे, हाई। बता रहा हूँ कैसे, यहाँ प्रेशर कितना ले रहे हैं, 1000 से 2000 ATM। हम वहाँ पे हाई डेंसिटी में कितना लेंगे, 6 से 7 ATM। तो यहाँ पे लो डेंसिटी लेकिन प्रेशर क्या, काफ़ी हाई। टेम्परेचर भी यहाँ ठीक ठाक कितना, 350 टू 570 है। बस एक बात यहाँ पर रखना है कि ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, ये लाइन आपको नहीं भूलना है। और पर ऑक्साइड मतलब कैटलिस्ट पर ऑक्साइड इनिशिएटर, यानी इस रिएक्शन को इनिशिएट कौन करेगा, पर ऑक्साइड, और यहाँ पर ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन रहेंगे। और दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, नाम है लो डेंसिटी पॉलीथीन बट है क्या, हाईली ब्रांच्ड, हैज हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर। तो देखिए कुल मिला जुला के लो डेंसिटी पॉलीथीन हमें याद रहेगा। अभी हाई डेंसिटी पढ़ने के बाद आपको अच्छे से लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी दोनों याद हो जाएगा कि लो डेंसिटी है बट प्रेशर वुड बी हाई, 1000 टू 2000 ATM, टेम्परेचर विल बी 350 टू 570 K, एंड ट्रेसेस ऑफ डाई ऑक्सीजन,
एंड पर ऑक्साइड इनिशिएटर कैटलिस्ट की काम करेगा, और ये हाईली ब्रांच्ड होंगे, केमिकली इनर्ट होंगे, टफ होंगे, बट फ्लेक्सिबल होंगे। अब देखिए, मैं इसके एग्जांपल्स मेरे मुझ पे छोड़ दीजिए, एग्जांपल्स इस तरह आपको याद हो जाएंगे, फिर कभी आप दोबारा भूलेंगे नहीं। क्योंकि देखिए, कुल मिला जुला के पॉलीमर का मेन होता है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल याद कराने का मतलब मेरी जिम्मेदारी, मैं इस तरह से याद करा दूंगा, फिर कभी कभी भूलने का आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। अब हम बात करते हैं हाई डेंसिटी की। ये अभी अभी इन एग्जाम्पल्स को छोड़िए, एग्जाम्पल्स को मैं बता रहा हूँ। हाई डेंसिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ का कैटलिस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है ट्राईथाइल अल्मोनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जिसका एक नाम है जिगलर नेट्टा कैटलिस्ट। क्या नाम है? द कंपाउंड क्या है? ट्राईथाइल अल्मोनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जिसका नेम क्या है? जिगलर नेट्टा कैटलिस्ट। देखिए यहाँ पे नाम क्या है? हाई डेंसिटी, बट टेम्परेचर भी क्या है? उससे कम है। यहाँ पे नाम हाई डेंसिटी, प्रेशर प्रेशर बहुत कम है, 6 से 7 एटीएम है। समझ रहे हैं? कंसिस्ट ऑफ लीनियरली मॉलिक्यूल शो बिलो एंड हैव हाई डेंसिटी ड्यू टू द क्लोज पैकिंग। ये तो नाम है तो हाई डेंसिटी होगा, तो नो डाउट है। सच पॉलीमर आर कॉल्ड लीनियर पॉलीमर, यहाँ पे ब्रांचिंग कम, इसलिए लीनियर पॉलीमर होगा। अब मैं आपको इनके एग्जांपल्स याद कराता हूँ। देखिए नाम ही क्या, लो हाई, तो जो लो है बनाएंगे दोनों सेम चीज़, लेकिन लो वाले के खराब रहेंगे और हाई वाले के अच्छे रहेंगे। जैसे बात कर रहा हूँ बॉटल, देखिए बॉटल यहाँ पे भी और बॉटल यहाँ पे भी है। स्क्वीज बॉटल, मुड़ने वाला बॉटल, मतलब खराब बॉटल। तो स्क्वीज बॉटल, मुड़ने वाला बॉटल, खराब बॉटल कौन बनाएगा? लो बनाएगा। और ये क्या बनाएगा? अच्छा बॉटल बनाएगा। अब देखिए पाइप्स, पाइप ये भी बना रहा है, पाइप ये भी बना रहा है, लो डेंसिटी हाई डेंसिटी दोनों, बट इसका नाम क्या? लो। लो मतलब खराब, मतलब फ्लेक्सिबल, मुड़ने वाली पाइप। ये क्या बनाएगा? अच्छी वाली पाइप। प्लास्टिक दोनों बना रहे हैं। ये देखिए क्या बना रहा है? बकेट, डस्टबिन, यानी जिसे हम यूज़ करें, ये अच्छे कामों में यूज आएगा। ये क्या है? लो मतलब खराब, टॉयज, खिलौने बच्चों के लिए जो कभी भी टूट जाएं। तो देखिए लो डेंसिटी या हाई डेंसिटी दोनों बना सेम थिंग रहे हैं, बॉटल दोनों बना रहे हैं, बट खराब बॉटल है। स्क्वीज बॉटल मतलब खराब बॉटल कौन बना रहा है? लो डेंसिटी बना रहा है। और वहीं पे हाई डेंसिटी क्या बना रहा है? अच्छी बॉटल बना रहा है। अगर हम पाइप की बात करें तो पाइप दोनों बना रहे हैं, लेकिन लो डेंसिटी क्या बना रहे हैं? खराब पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप, मतलब मुड़ने वाले पाइप। और हमारा हाई डेंसिटी क्या बना रहा है? अच्छी पाइप। अगर हम बात करें प्लास्टिक्स में, तो ये क्या बना रहे हैं? खिलौने जो कभी भी टूट जाएं। हमारा ये क्या बना रहा है? बकेट, डस्टबिन। जिस इस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको कभी भूलने वाला नहीं है। अगला हमारा क्या? टेफलॉन। टेफलॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द हीटिंग ऑफ टेट्राफ्लोरोइथेन विद द फ्री रेडिकल। देखिए यहाँ पे आपको जो लाइन ख्याल रखनी है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो हमारा कैटलिस्ट क्या? पर सल्फेट कैटलिस्ट। हमें ये याद रखना रहेगा कि यहाँ पे कैटलिस्ट हमारा क्या? पर सल्फेट कैटलिस्ट और हाई प्रेशर। और ये केमिकली क्या होता है? इनर्ट होता है। और ये नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में काम आता है। आपको मालूम होगा ये जो आजकल ब्लैक कलर के जो मोस्टली बर्तन आते हैं टेफ्लॉन के होते हैं। ये मतलब ये नॉन स्टिकी, चिपकते नहीं, काफ़ी अच्छे टाइप के बर्तन होते हैं। और बस ये कि ये मतलब क्या करके बात, इट इज यूज इन द मेकिंग ऑयल सील एंड गैस्केट। मतलब ऑयल सील और गैस्केट, मतलब एक मान लीजिए ना कि कहीं ना कहीं बर्तन से रिलेटेड है, मतलब तेल वगैरह का वहीं देखिए, गैस्केट वही तेल रिलेटेड काम, ऑयल सील। आप इतना ख्याल रखेंगे कि बर्तन नॉन स्टिकी आ रहा है जिसमें आजकल हम लोग फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे हमें ट्रिक से देखना रहेगा तभी याद हो पाएगा। तो अगर नॉन स्टिकी, हमें नॉन स्टिकी बर्तन याद आ गया तो वहीं से हम सोच लेंगे कि तेल वगैरह फ्राई वगैरह, तो तेल से हमें यहाँ पर गैस्केट ऑयल सील याद रहेगा। या टेट्राफ्लोरोइथेन है, टेफ्लॉन बना रहा है, हमारा कैटलिस्ट पर सल्फेट कैटलिस्ट है, प्रेशर हाई रहेगा, इतना बस हमें ख्याल रखना है। अगला हमारा पॉली एक्रोनाइट्राइल। ये हमारा पॉली एक्रोनाइट्राइल, यानी एक्रोनाइट्राइल लेना है, इसका पॉलीमराइजेशन कराना है, बनेगा क्या? पॉली एक्रोनाइट्राइल। द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ द peroxide catalyst लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द पॉली एक्रोनाइट्राइल। पॉलीनेक्रोनाइट्राइल, सॉरी पॉली एक्रो पॉली polyacrylonitrile is used as a substitute for the wool in making commercial fiber। यानी आजकल ये वूल का मतलब आर्टिफिशियल वूल वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे दो नाम है, ऑर्लोन, एक्रीलोन। इसको ऐसे में याद रखना, ऑर्लोन एक्रीलोन फाइबर, मतलब एक्री और लॉ फाइबर। क्या? एक्री और लॉ फाइबर। देखिए मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, एक्री, एक्री, मान लीजिए किसी का नाम है एक्री, तो एक्री और लॉ फाइबर। तो इससे हमें पॉली एक्रोनाइट्राइल के एग्जांपल्स याद रहेंगे कि एक्री और लॉ फाइबर। इसको बार बार आपको भी पढ़ना पड़ेगा इस टाइप करके कि एक्री और लॉ फाइबर। तो आपको याद रहेगा कि ये एक्रोनाइट सॉरी एक्राइलोनाइट्राइल का एग्जाम्पल है। क्या? एक्री और लॉ फाइबर। अब अगले हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं आपको। अब देखिए अगला क्या है?
कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, यानी इस टाइप के पॉलीमराइजेशन से कुछ ना कुछ मतलब हमें निकालना रहेगा, पानी या मतलब दारू, मतलब सॉरी दारू मतलब इथेनॉल, कुछ ना कुछ हमें रिलीज करके मतलब बनाना रहेगा। दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली इन्वॉल्व अ रिपीटिव कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन दो बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमरिक यूनिट के बीच में, यानी दो बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमरिक यूनिट के बीच में रिएक्शंस होंगी। इससे क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ लिखो क्या करें, लॉस ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाई मॉलिकुलर मास कंडेंसेशन पॉलीमर, यानी कुछ ना कुछ लॉस करके कुछ मतलब सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, HCl, अल्कोहल को लूज करके हमारा एक हाई मॉलिकुलर मास कंपाउंड बनता है। इन दीज रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप इज अगेन अ बाई फंक्शनल स्पीसीज, यानी दोबारा जो बनेगा प्रोडक्ट वो भी एक बाई फंक्शनल स्पीसीज होगा। सिंस ईच स्टेप प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्ट फंक्शनल स्पीसीज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कह रहा है कि हर स्टेप में एक हमें नया अलग किस्म का फंक्शनल स्पीसीज मिलता है और एक दूसरे से बिल्कुल जुदा जुदा रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अभी इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट लाइन जिसके एग्जाम्पल्स हैं हमें स्टेप ग्रोथ के, कि देखिए स्टेप ग्रोथ के एग्जाम्पल का इथाइलिन ग्लाइकोल देख लीजिए, CH2OH CH2OH, यानी ये हमारा क्या इथाइलिन ग्लाइकोल है। अगर इसका IUPAC नेम लिखोगे तो इथेन 1,2 डाईऑल, इसको मिलाएंगे किसे, टेरेप्थेलिक एसिड से, किससे मिलाएंगे, टेरेप्थेलिक एसिड से, मिलेगा क्या हमें, टेरिलीन या डाइक्रोन, क्या मिलेगा, टेरिलीन और डाइक्रोन। मतलब हमें ये एक तरह कंडेंसेशन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ कि इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिप्थेलिक एसिड, तो हमें मिलेगा टेरिलीन या डाइक्रोन। मतलब अभी इसके आगे एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे, पुराने वाले एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से दिया था, बट कोई बात नहीं, फिर भी आगे इसके एग्जाम्पल्स दिए होंगे, उन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से भी हम पढ़ लेंगे। अगर हमारा क्या पॉलीएमाइड, यहाँ पे क्या कह रहा है, दीज पॉलीमर पजनिंग अमाइड लिंकेज आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द सिंथेटिक फाइबर एंड आर टर्मेड नाइलॉन, इसे हम नॉर्मली नाइलॉन कहते हैं। द जनरल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ कंसिस्ट ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाईअमीन विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी यहाँ पे हम डाईअमीन को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से कंडेंसेशन कराएंगे पॉलीएमाइड में, मतलब तो हमें एक अमाइड लिंकेज मिलेगा। अमाइड लिंकेज की जैसे का नाम क्या दे दिया हम, पॉलीएमाइड्स, यानी यहाँ पे हम लेंगे डाईअमीन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारा क्या बनेगा, अमाइड लिंकेज होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, देखिए जैसे इसमें देखिए टेरिलीन वाले में क्या था, लॉस ऑफ वाटर था। अब देखिए इसमें एग्जांपल दिया पॉलीएमाइड में, पहला क्या दिया, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 का नाम क्या, देखिए क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन, यानी ये क्या, हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन और एडिपिक एसिड। देखिए इसमें भी टोटल 6 कार्बन है, इसमें भी टोटल 6 कार्बन है, तो नाम क्या पड़ गया, नाइलॉन 66। अच्छा नाइलॉन क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या, अमाइड लिंकेज तो नाम क्या आ गया, नाइलॉन, और दोनों के पास 6 कार्बन है तो नाम क्या आ गया 66, तो यानी नाइलॉन 66 ये हो गया। ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे मिलके बनाते हैं। अब देखिए नायलॉन 66 इज अ फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड, इट पजेज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि अमाइड लिंकेज की वजह से इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, क्या आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं एक दूसरे से। नायलॉन 66 के अगर इस्तेमाल यूज देखें हम, तो नायलॉन है तो कपड़े में काम आएगा ही, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो काम आएगा। बाकी क्या है, मेकिंग शीट अ ब्रिस्टल फॉर द ब्रशेस, तो देखिए आप ब्रशेस देखिए जिस तरह हम लोग याद किए थे, मैं आपको वही तरीका बता दे रहा हूँ, अगर दिमाग में है तो बहुत अच्छे से याद रहेगा कि आप जब भी ब्रश देखिए तो सोच लीजिए कि ब्रश के अंदर मतलब टोटल 36 वो होते हैं, मतलब जो निकले होते हैं ब्रश, तो 36 का याद रहेगा 66, यानी आप ब्रश से आपको याद आ जाएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग नायलॉन 66 की, तो उससे आपको याद रहेगा कि ब्रिस्टल ऑफ ब्रशेस। आप मतलब जब भी आप ब्रश देखें तो उसको आप मतलब खुद से इसको दिमाग में अभी से बैठा लें, बल्कि मतलब अपने डे टू डे लाइफ में उसे यूज करें, तभी वो आपको हमेशा याद रहेगा। क्योंकि उसमें टोटल मान लीजिए कि 36 ब्रशेस हैं, तो 36 आपके दिमाग में रहेगा तो आप खुद ही ब खुद याद हो जाएगा कि ये नायलॉन 66 का एग्जाम्पल है। बाकी मेकिंग शीट एक हमें याद रखना बस, बाकी नायलॉन हो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आएगा। अब देखिए हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड, टेम्परेचर क्या है 553 केल्विन और हाई प्रेशर, और इसमें क्या हमारा होगा, लॉस ऑफ वाटर नायलॉन 66 में। अगला क्या, नायलॉन 6, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग ऑफ कैप्रोलेक्टम विद वाटर एट हाई टेम्परेचर, यानी यहाँ पे सिर्फ हम कैप्रोलेक्टम को हीट करेंगे कब, विद वाटर एट हाई टेम्परेचर। देखिए ये हमारा कैप्रोलेक्टम है,
इसको हम हीट करेंगे, वाटर देंगे। यहाँ पे देखिए वाटर रिलीज हो रहा है, यहाँ पे हम वाटर दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस। और हमें मिल क्या रहा है, नाइलॉन 6। अच्छा नाइलॉन 6 आप ध्यान से देखिए, कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम काफ़ी गोल गोल सा है, जैसे लग रहा है टायर, तो इसका एग्जाम्पल भी क्या है, टायर। अच्छा याद करिए कि टायर नुमा मतलब रस्सी झूला, जो हम जो झूलते हैं, गोल गोल झूलते हैं, रस्सी से झूलते हैं ना गोल गोल, ये झूला गोल गोल हम झूलते हैं रस्सी से। तो हमारा क्या हो गया, तो अगला एग्जाम्पल क्या हो गया, रोप्स। तो यानी रोप्स और टायर कॉर्ड, समझ रहे हैं, टायर, टायर कॉर्ड हमें ऐसे याद है, टायर कॉर्ड। कैप्रोलेक्टम में तो कॉर्ड कोई मतलब है नहीं, मतलब हमें ख्याल ही रहेगा, क्योंकि अभी टायर आगे भी आने वाला है, टायर हमारा आने वाला है कि ब्यूना एस में, इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर टायर कॉर्ड ख्याल रखना है। टायर कॉर्ड, कॉर्ड से हमें कैप्रोलेक्टम मतलब ये मालूम पड़ जाएगा कि ये कैप्रोलेक्टम वाला टायर है। और अगला क्या, रोप्स, हमें रोप्स ऐसे याद रहेगा कि झूले। बाकी फैब्रिक्स, कपड़े में फैब्रिक्स में तो नायलॉन का यूज होगा ही होगा। अगला हमारा क्या है, पॉलीस्टर। पॉलीस्टर का अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं, क्या नाम दिया था, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरिथेलिक एसिड मिलकर बनाते हैं टेरिलीन या डाइक्रोन। ये किसका एग्जाम्पल है, पॉलीस्टर का है। अच्छा देखिए, इसको मैं बताने के लिए, इसको समझाने के लिए एक मेरे पास ट्रिक है, उससे हम याद किए, वही तरीका मैं यहाँ बताने वाला हूँ। वो एक मेरे बहुत जिगरी दोस्त का नाम है, खैर वो बुरा मानेगा फिर भी, जिशान करके नाम है। तो देखिए जिशान को हम लोग चिढ़ाते थे कि जिशान तू लगता डाकू की तरह है, तो देखिए डायक्रॉन याद आ गया कि जिशान तू लगता डाकू की तरह, तो डायक्रॉन याद आ गया। काम भी करता तू 420 वाला, तो 420 हमें याद हो गया। अच्छा जिशान, हमें जेड तो नाम याद ही है, और जिशान को मोस्टली आंटियाँ पसंद थी, तो जिशान से हमें याद आ गया जिंक एसीटेट और एंटीमनी, एंटी से हमें एंटी याद आ गया, समझ रहे ना। तो क्या जिशान को हमारे, जिशान जिशान की हम बात कर रहे थे, जो पूरी डाकू की तरह लगता है, तो हमने उसे डाकू कह दिया। मोस्टली काम 420 वाले के लोग कहते हैं उस बेचारे को, तो 420 हमें यहाँ से याद हो गया। अगला क्या हम लोग कह रहे हैं, जेड से जिसान है तो जिंक एसीटेट, मतलब तो जिंक एसीटेट, उसे क्या पसंद है, एंटी, तो यहाँ पे हमारा एंटी मनी ट्राई ऑक्साइड आ गया, इससे हमें ये भी याद हो गया। अच्छा जिसान काफ़ी दूर से आता था पढ़ने, तो वो सेफ्टी हेलमेट पहन के आता था, वो सेफ्टी हेलमेट क्या था, पहन के आता था, कॉटन के, कभी कभी ऊल के कपड़े पहन के आता था। तो देखिए अगर जिसान को देखेंगे हमें, तो इतना हम याद कर लें कि जो हमारा टेरिलीन या डायक्रॉन है, ये जिसान है। डायक्रॉन तो डाकू, तो हमें जिसान याद ही आ जाएगा, अपने आप ही याद आ जाएगा जिसान। अब जिसान से जिंक एसीटेट, वही जिसान ही हो गया, मतलब नाम ही हो गया उसका। बाकी उसे एंटी पसंद है, 420 करता है, डाकू है, उल के कपड़े पहन के आता है, सेफ्टी हेलमेट लगा के आता है, कभी कभी कॉटन के कपड़े पहन के आता है। तो ये जिसान से हमारा पूरी तरह से पॉलीस्टर तैयार हो गया, शायद ही ये ट्रिक कहीं कभी को किसी को मिल पाए। अब अगला आ गया हमारा, मैं भी उससे जिसान मुझसे नाराज भी उसके लिए। अगला हमारा आ गया फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, यानी बेकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर, यानी हमारा सबसे ओल्डेस्ट सिंथेटिक यानी बनाया गया पॉलीमर है। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद फॉर्मल्डिहाइड। यानी देखिए अब यहाँ पे जो लाइन हमें इंपॉर्टेंट है कि फिर हम बना क्या रहे हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। अब इसका कैटलिस्ट क्या है, आइदर एसिड आइदर और अ बेस, यानी इसका कैटलिस्ट क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ आइदर एन एसिड और अ बेस कैटलिस्ट ये होगा हमारा। बाकी यहाँ पे है क्या कि इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, यानी ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, फिनॉल सॉरी मिथाइल फिनॉल लेना, उसी के डेरिवेटिव्स हम बनाने वाले हैं। अब देखिए अगर एक सिंगल स्ट्रेट चेन बन रही है, मतलब एक सिंगल लिंकेज हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, नेवे लॉक, क्या कहते हैं, नेवो लैक। इसको आप नेरो लैक पढ़ो जो पेंट आता है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स भी होते हैं लिक्विड ऑफ लिक्विड एंड पेंट्स, तो इसको आपको ख्याल रहेगा। देखो नेरो लैक का पेंट आता है, और पेंट को कभी भी आप सूंघो तो दारू की तरह महकता है, तो लेक्वेर और पेंट, ये हमें ख्याल रहेगा नेरो लैक से। इसको आप नेवो लैक भले है, बस को आप बट उसको आप नेरो लैक ही पढ़ो। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन से आपका कुछ नहीं होने वाला, बात आपको याद करना है कि आप नेवल लैक से कोई मतलब, यहाँ पे हम नेरो लैक पढ़ेंगे, नेरो लैक का पेंट आता है, और पेंट को सूंघोगे तो दारू की तरह बदबू कर महकता है, तो क्या हो गया, लेक्वेर और पेंट, ये हमें नेरो लैक से हमेशा याद रहेगा। अब वही कर रहा है कि नेरोलैक ऑन हीटिंग विद फॉर्मल्डिहाइड, इसको अगर हम फर्दर फॉर्मल्डिहाइड्स हीट करेंगे तो ये अंडरगोज होगा, क्रॉस लिंकिंग बनाएगा, और उस क्रॉस लिंकिंग इन फ्यूजिबल सॉलिड मासूम का कहते हैं, बेकालाइट कहते हैं। और बेकालाइट कभी भी ये रीयूज नहीं हो सकता, ना रीमूल्ड होगा, मतलब ना ही तो दोबारा यूज होगा ना दोबारा रीमूल्ड होगा।
और इसका क्या ये क्रॉस लिंकिंग इसके अंदर होती है, सबसे स्ट्रांग होती है, बल्कि काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। अब बेकालाइट का कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें आप पढ़ पढ़ के याद होगा। देखिए सबसे स्ट्रांग मतलब अच्छे काम में आएंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल स्विच बनाएंगे, हैंडल ऑफ वेरियस इटेंसिल, यानी जिससे हम बर्तन को पकड़ते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं, तो उसके ये किसके होंगे, बेकालाइट के होंगे, क्योंकि अगर वो मजबूत ना हुए तो फिर गर्मी को झेल नहीं पाएंगे, टूट टाट जाएंगे, तो इसलिए उसको हम मजबूती वाला बनाते हैं। तो वो किसके होंगे, बेकालाइट के, हैंडल ऑफ वेरियस इटेंसिल। अगला क्या है, कॉम्ब है, फोनोग्राफ रिकॉर्ड, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो देखिए फोनोग्राफ और इलेक्ट्रिकल ये तो हमारी मतलब इलेक्ट्रिक टाइप में आ गए। बाकी एक हमें कॉम्ब सोचना है क्या, मतलब कंघा, और एक क्या है, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल। यहाँ पे दो हमें बस ख्याल रखना है, बाकी तो हमें ऐसे याद हो जाएगा नाम से ही कि बेकालाइट है बहुत सबसे अच्छा टाइप का है, तो सबसे अच्छा टाइप का तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्विचेस में काम आएगा, फोनोग्राफ रिकॉर्ड में काम आएगा। बस देखिए बाकी अब इसके अलावा जितने भी मिलेंगे आपको वो मैं ट्रिक से याद करा दूंगा। बस यही दो हमें देखने थे जो बिना ट्रिक के थे। देखिए नैरो लाइक वाला एकदम स्ट्रेट चैन था, अभी देखे थे। और इसको देखिए ये क्या है, बिकालाइट, वही जब क्रॉस लिंक हो गया फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो क्या बन गया हमारा, बिकालाइट मिल गया। अगला देखिए मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। देखिए मेलामाइन है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये बनाएगा क्या, एक इंटरमीडिएट, क्या कहते हैं इसे हम, रेजिन इंटरमीडिएट। और फॉर्मली हमें फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, मेलामाइन पॉलीमर। यानी देखिए मेलामाइन, मेलामाइन में ख्याल से देखेंगे तो रिंग में 3 नाइट्रोजन है, अल्टरनेट नाइट्रोजन और कार्बन लगे हुए होते हैं, और फिर अलग से कार्बन से अटैच 3 नाइट्रोजन लगे होते हैं, अमोनिया मतलब अमीन ग्रुप। तो देखिए एक 6 मेंबर रिंग होती है, अल्टरनेट 3 नाइट्रोजन 3 कार्बन लगे होते हैं, और हर कार्बन से एक अमीन ग्रुप लगा होता है। ये फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो बना क्या देता है हमारा, रेजिन इंटरमीडिएट बना देता है। मतलब रेजिन इंटरमीडिएट ही हमें यहाँ पे दिख रहा है। रेजिन इंटरमीडिएट में ख्याल हमें बस इतना रखना है कि एक अमीन ग्रुप को हटाकर CH2 फॉर्मल्डिहाइड से CH2OH लगा देना है। मतलब ये CH2 देखिए, अगर मैं हल्का सा आपको बताऊँ यहाँ पे, तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड होता क्या है, ये होता है। तो ये एक बॉन्ड तोड़ देना है, तो ये तोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, मतलब ये बॉन्ड मान ली खत्म हो गया, तो ये अब क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये अमीन वाला, जहाँ पे अमीन है वही हट के यहाँ पे आके लग जाएगा CH2OH लग जाएगा, ये हमारा बन जाएगा रेजिन इंटरमीडिएट। और फाइनली ये पॉलीमराइजेशन होकर क्या बन जाएगा, मेलामाइन पॉलीमर। अब हमें सबको मालूम है कि हम मेला जाएंगे तो कैसे बर्तन लाएंगे, अच्छे बर्तन लाएंगे, ना टूटने वाले बर्तन लाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, यानी हम ऐसे बर्तन लाएं जो ना टूटने वाले हों। तो मेला से हमें कैसे बर्तन लाने हैं, ना टूटने वाले। तो मेला माइन का एग्जाम्पल क्या हो गया, अनब्रेकेबल क्रॉकरी। इससे आपको यह ख्याल रहेगा। बाकी हम एक मतलब मुश्किल से आधे घंटे का लेक्चर और बचा है, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो फिर हमारा